अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। DGISPR और नायब वज़ीर आज़म ने बड़ी जारहाना और बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े वाज़े किस्म की और बड़ी बेहतरीन किस्म की, मेरा ख्याल है इतनी नपी तुली बात की है। एक तो भारतीय झूठ, उसका प्रोपेगेंडा किसी सूरत हमारी कौम को बाय नहीं करना है, और उनका झूठ और प्रोपेगेंडा बड़ा वाजे था। रात से अमृतसर की रट लगाई हुई थी। पॉसिबल ही नहीं है कि हम सिख पंजाब पर हमला करें, हम सिख पंजाब के लोगों पर हमला करें, कहीं के भी लोगों पर हमला करें। वाजे बताया कि हमारी आर्मी का कभी ये काम ही नहीं रहा, करेंगे तो फौजी तनसीबात पर करेंगे। वज़ीर दिफा ने बड़ा वाजे किया था, DGISPR ने भी उस पर मोहर सख्त कर दी। और जिस तरह आज ड्रोन्स पाकिस्तान पर हमला आवर होने की कोशिश करते रहे, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम तक आए, हमारी PSL को डैमेज करने के लिए एक उन्होंने ड्रामा रचा। इसराइली साख्ता ड्रोन थे, वो साइड पे पड़े थे, वो सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पड़े दिखाए जा रहे थे। 25 से 29 के करीब ड्रोन्स की जो तादाद बताई, ये तमाम ड्रोन्स सुबह से लेकर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ टेरिटरी से, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ शहरों से पाकिस्तान में दाखिल हुए। अच्छा, जो बड़ा ज़बरदस्त सा एक जुमला भी, और मेरा ख्याल है बड़े ज़बरदस्त और बेहतरीन एक एंगल था इस सारी बात का, कि ये 21वीं सदी में रहते हैं कि 18वीं सदी में रहता है इंडिया। और जाहिर है कि बेचारे सारी ज़िंदगी नौटंकी करते और पढ़ते आए हैं, तो उन्हें लगता है कि ये भी कोई सिनेमा है, बॉलीवुड है, जिस तरह भी चाहेंगे और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर एक कहानी पेश कर देंगे। अब नहीं हो सकता। अब पूरी दुनिया जानती भी है, और ये 21वीं सदी है, हर चीज़ मॉनिटर हो रही है। हमने मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिखा दिया, ड्रोन कहाँ से कब कितने बजे कितनी देर हवा में रहा वो भी दिखा दिया। ड्रोन मारकर आपके मुंह पर एक और तमाचा भी मार दिया। पाकिस्तान ने कब कहाँ जवाब देना है ये हमने तय करना है। और मज़े की बात है, आपका तो मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है जो पूरी दुनिया बाय नहीं कर रही। हमने जो भी आपको जवाब उस रात दिया, 6 और 7 की दरमियानी रात, पूरी दुनिया में उसकी गूंज सुनाई दी, पूरी दुनिया ने उस पर मोहर सख्त की। ये होता है जवाब। और यही DGISPR ने बड़ा वाज़े तौर पर कहा कि जब हम आप पर अटैक करेंगे, जब हम आपको जवाब देंगे, तो हमें बताना नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया खुद बताएगी कि ये पाकिस्तान ने जवाब दिया है। और ये अब हमने करना भी है। और जाहिर है कि इसके बड़े अब वाज़े किस्म के एजिटेशन शुरू करने की कोशिश भारत कर चुका हुआ है। हमने बहुत सारी चीज़ों पर आज डिस्कशन करनी है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बात करनी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जब भारत पहुँचे तो क्या जवाब मिला, और हमने कितने बेहतर तरीके से उनसे बात की। फिर हॉटलाइन पर एक राब्ता इस्टेब्लिश DGMO के हवाले से, फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स के राब्ते के हवाले से भी बात हुई। डोनाल्ड ट्रंप बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पर बात करना चाहिए। दुनिया में सबसे इस वक्त ताकतवर ममालिक में चाइना, रशिया, अमेरिका, बरतानिया ताकतवर ममालिक में गरदाने जाते हैं, और ख़ुद ही भारत उनका चेला भी बनने की कोशिश करता है। जिसका भारत चेला बन रहा है, उसी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा वाज़े कहा कि टिट फॉर टैट हो गया, यानी जैसे को तैसा जवाब मिल गया। ये वाज़े हो गया कि हमने जवाब दिया है, ये वहाँ से भी आ गई अब मोहर। तो उसके बाद अब बैठकर बात कर ले। लेकिन भारत ने तो बात करनी ही नहीं है। भारत ने तो इस खित्ते को आग में झोंकना है, भारत ने तो इस खित्ते को न्यूक्लियर वार की तरफ धकेलने की कोशिश करनी है, जो आज भी की। जवाब मिला था, चुप बैठते। क्या कहा भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने, उस पर भी बात करेंगे कि ईरानी हम मनसब से उनकी मुलाकात में क्या बात हुई। DGISPR पर भी बात करेंगे, और इसहाक डार साहब ने भी बड़ी चीज़ों पर गुफ्तगू की, उस पर भी बात करेंगे। पूरा दिन जो एक्टिविटी भारत करता रहा और जिस जिस तरह मुँह की खाता रहा हर शहर से, उस पर भी बात करेंगे। क्या मकासद है भारत के ये सब कर लेने के। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अशफाक हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और कुछ ही देर में हमें डॉक्टर सईद अहमद रिट साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, मुबशिर बुखारी साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अशफाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ब्रिगेडियर साहब, आज सारा दिन एक भारत की तरफ से एक जारियत का एक और हमने मंजर देखा, जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन भेजे गए, वो भी इसराइली साख्ता ड्रोन, और जिस तरह से बड़े आसानी के साथ वो मॉनिटर होते रहे और उसका बेहतर और मौसर उसको गिराकर जवाब देते रहे। और अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को इतनी बेहतरीन आर्म फोर्सेस दी कि किसी भी बड़े नुकसान से अल्लाह ने हमें बचा लिया। जो शहरी आबादी पर
ये किस मकासद से ड्रोन भेजे गए होंगे? जी थैंक यू वेरी मच। मैं खुद इस मौजू पे बात करना चाहता था क्योंकि आज सारा दिन काफ़ी टीवी चैनल पे तो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है और सोशल मीडिया पे इसकी काफ़ी हाइप क्रिएट हुई हुई है। ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट जो है इसको उठा रही हैं ताकि पाकिस्तानी लोगों में पोलराइजेशन पैदा की जा सके। मैं इस पे जाने से पहले दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि मैं शुरू दिन से जब से ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ मैंने लोगों को ये कहा था कि इंशाअल्लाह ताला आपकी आर्म फोर्सेस जो है आपका सर झुकने नहीं देंगी। आपने देखा अभी तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर रंग ऑफ एस्केलेशन को डोमिनेट किया है और क्लियरली डोमिनेट करके अपने स्ट्रेटेजिक रिजल्ट्स जो है उस पर हासिल किए हैं। दूसरी चीज़ आज मैं कहना चाहता हूँ, पेशेंस रखें, हौसला रखें, ट्रस्ट रखें अपनी आर्म फोर्स पे। जिस तरह आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है, हम इस जारहियत को इंशाअल्लाह दफन कर देंगे और हमेशा के लिए दफन कर देंगे। अभी आते हैं ड्रोन्स के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि आपने हर रंग ऑफ एस्केलेशन को डोमिनेट किया। भारत ने अग्रेसिव मनूवर शुरू किया, कोई 70-80 एयरक्राफ्ट के थ्रू और प्लस ग्राउंड फोर्सेस के थ्रू उसको आपने रिपल्स किया। इन्फीरियर होते हुए एयर फोर्स ने 70-30 के मुकाबले में उसको रिपल्स किया और दुनिया ने देखा कि जब से राफेल बना है उस वक्त से पहली दफ़ा राफेल को ज़मीन बोस साहब की शाइनों ने किया, पाक फोर्सेस ने किया। उसके बाद LOC पे आ जाएं। LOC पे लोग अभी नंबर्स की बात करते हैं कि हमें टेंजिबल रिजल्ट चाहिए, तो मैं टेंजिबल रिजल्ट्स भी आपको देता हूँ। उन्होंने हमारे सिविलियंस को टारगेट्स किया, हमने उनकी आर्म फोर्स को टारगेट किया। अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 52 कैजुअलिटीज़ उनकी अफसर्स और जवानों की हुई हैं, जहाँ उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, उनकी पोस्टों, उनकी बटालियन हेडक्वार्टर पे हमले किए। कुछ उसकी क्लिप्स आ गई, कुछ अभी वायरल हो जाएंगी, कुछ देर के बाद आती जाएंगी साथ साथ। और उसके अलावा 2 पायलट्स भी उनके जो एजेक्ट नहीं कर सके वो भी। तो ये स्कोर जो है इसमें भी हमने डोमिनेट किया। रेस्ट श्योर हर एक खून का कतरा जो है उसका भी बदला लिया जाएगा, हर एक इनोसेंट कैजुअलिटी जो है उसको भी लिया जाएगा। अभी आते हैं कि ये ड्रोन्स कैसे आगे, किस मकसद के लिए आगे। ये इजरायली ड्रोन्स हैं, ये भी दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान ने कायम किया। ये जब से बने हैं 1989 से अब तक पहली दफ़ा इनको पाकिस्तान ने गिराया। एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योर आर्म फोर्सेस कि ये 29 ट्रॉफी अभी तक हमारे पास मौजूद हैं। जो ट्रॉफीज़ इनको कहते हैं। और इनका मकसद जो है 2-3 तरह का मकसद होता है कि इंफॉर्मेशन लेना, या जैसे अभी पाकिस्तानी नेशन बहुत वल्वले और अज़म के साथ मैदान में है, आर्म फोर्सेस के पीछे है, शहरों में इसको लॉन्च करके इसको पैनिक क्रिएट करना है। और उसके बाद एक और रीज़न इसकी होती है ऑपरेशनल, कि आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा होता है इसके ऊपर चूँकि सेंसर होते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे ये उड़ता है और उसके बाद साउंडलेस होता है, इसकी आवाज़ नहीं होती। तो ये जब आपका एयर डिफेंस सिस्टम इसको अंगेज करने के लिए फायर करता है तो ये उसको सीख करके अट्रैक्ट करके पीछे लोकेशन पास कर देता है कि यहाँ पे दुश्मन का या अपोजिंग फोर्सेस का एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। तो अगर वो लोकेशन उनके पास पहुँच जाएगी तो उनके पास बड़ी आसानी होगी कि जब वो एयर रेड के लिए आएंगे या और कोई हरकत करते हैं तो पहले हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को खामोश करें, उसके बाद आराम से कार्रवाई कर लें। तो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, ऑपरेशनल चीज़ें होती हैं। अवाम को ट्रस्ट करें अपनी आर्म फोर्सेस पे। एक परिंदा उड़ेगा इंशाल्लाह बठिंडा से इस तरफ आना शुरू होगा, उसको मॉनिटर करते हैं। आपकी आर्म फोर्सेस 36 घंटे हो गए सोई नहीं है और इंशाल्लाह आपकी खातर अगर उनको इसी हालत में अल्लाह ताला शहादत नसीब करे तो बहुत बहुत बड़ा प्राइड और होगा हमारे लिए। और इस तरह जिस तरह आवाम उनके पीछे खड़ी हुई है, खड़े रहें। आप हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और हम मिलजुल कर उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड ब्रिगेडियर साहब हम तो दुआ गो हैं। कहना चाहता हूँ कि एक बात मुझे कहने दें, एक सिर्फ और एक बात कहने दें कि ये ड्रोन जो है इसकी कीमत अगर इंटरनेशनल मार्केट में 50,000 या 1 लाख रुपया है, वो एक बर्ड के मुताबिक है जिसको DGISPR साहब ने आज एक्सप्लेन भी किया। जो आता है हम उसके ऑब्जेक्ट को देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या ये मिज़ाइल है, ड्रोन है, या क्या है। उसके ऊपर अगर करोड़ों का मिज़ाइल आप खर्च कर दें तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। जो इंडिया चाहता है आप उसमें फंस गए, ट्रैप में फंस गए। तो डिसीजन मेकिंग इन द वॉर और उसके बाद उसके लिए फैसला करना छोड़ दें अपनी आर्म फोर्सेस पे। हमें पता है इसको किस तरह गिराना, कैसे गिराना है, कहाँ पे गिराना है, किस चीज़ को गिराना है। हम इफेक्टिवली उसको कर रहे हैं और जो भारत चाहता है उसके उल्ट उसको करके इंशाल्लाह हम स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल
सक्सेसेस मिट रहे हैं। जी अभी बोले। ठीक है डॉक्टर सईद अहमद रिट साहब, आज सारा दिन की एक्टिविटी बघेड़ी साहब से भी इस पर बात हो रही है। पूरा दिन हमने देखा कि भारत ने एक और दरअंदाजी की कोशिश की, पहले भी मुंह की खाई, 6 और 7 की दरमियानी शब्द तो बहुत ही ज़्यादा मुंह की खाई। आज फिर उन्होंने सोचा कि ह्यूमन वॉर के तो वो काबिल है नहीं उनकी फ़ौज, तो उन्होंने सोचा कि चलो ह्यूमनलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके देख लेते हैं, और वो भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। क्या टैक्टिक है ये, और क्या वो वाकई में ठीक बिल्कुल DGISPR ने सवाल उठाया कि क्या 18वीं सदी में रहते हैं, 21वीं सदी में नहीं है वो? उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान का कितना मौसर निज़ाम है, हर चीज़ मॉनिटर हो रही है, बल्कि पूरी दुनिया कर लेती है ये तो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और बिल्कुल अभी बताया जिस तरह से कि बहुत अच्छा रिस्पांस हमारी आर्म फोर्सेस ने दिया, और मेरे ख्याल में उनको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान आर्मी सो नहीं रही, वो जागी हुई है और वो देख रही है, और उसका जवाब देना भी उनको आता है। मैं एक और बात पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो इंडिया ने अभी किया है, ये एक तरह से वार ऑफ एग्रेशन पाकिस्तान पे हो चुका है, और मेरे हिसाब से ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा मौका। एक तो आर्टिकल 51 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है, वो बिल्कुल पाकिस्तान को रिस्पांस करने का इजाजत देता है, और जिस तरह से पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान अपने टाइम के हिसाब से और अपना सोच कर और बिल्कुल उस वक्त हमला करेगा जब उसकी मर्जी होगी, और मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। ये जो ऑप्शन है पाकिस्तान के पास, उसको पाकिस्तान को रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक और ऑप्शन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास है, जिसको पाकिस्तान को जरूर यूज करना चाहिए, और वो है आर्टिकल 35, जो कि बेसिकली पाकिस्तान को, क्योंकि वार ऑफ एग्रेशन जब पाकिस्तान पे हो चुका है, तो पाकिस्तान के पास ये राइट है कि वो यूएन में जाए और यूएन में ये कहे कि मेरे ऊपर जो है वो इंडिया ने बिला वजह एक जो है वो वार ऑफ एग्रेशन की है। क्योंकि देखें, इंडिया ने तो बेसिकली एक ब्लेम लगाया ना, ब्लेम का कोई प्रूफ तो कोई दिया नहीं। अब जो है उधर जाके पाकिस्तान तो कह सकता है कि भाई ये आप बिना किसी प्रूफ के किसी पे अटैक कर दें, बात सिर्फ आप इल्जाम लगाएं। अगर इस तरह से जंगें शुरू हो गई तो ये तो दुनिया किधर जाएगी? तो ये तो दुनिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि आपने सिर्फ अब इल्जाम लगाना है और कुछ नहीं करना, आपने प्रूव नहीं करना, आपने खुद बस उस पर यकीन करना और अगले पे चढ़ जाना। तो ये तो बहुत बड़ा एक डेंजरस प्रेसिडेंट इंडिया ने सेट किया है, और मेरे ख्याल में इसके लिए अब हमें जरूर यूएन का दरवाजा खड़काना चाहिए और यूएन में जाना चाहिए, और इंडिया को उधर जो है लेके आना चाहिए, और इंडिया को उधर रिस्पॉन्सिबल करना चाहिए कि ये आपने क्या किया है, और ताकि सारी दुनिया में एक और भी हमें मौका इसका मेरे ख्याल में मिलेगा कि हमें जो है वो कश्मीर, जो कि यूएन के एजेंडा पे बहुत पीछे है, उसको जो है वो दोबारा से यूएन के एजेंडा पे लाने में हमें मदद मिलेगी, और हमें इंडस वाटर ट्रीटी की जो वायलेशन उन्होंने की है उसको भी यूएन में उठाने की जो है वो मौका मिलेगा। मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा मौका है कि हम वो जो हमारा 51 आर्टिकल का जो राइट है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, जिसकी बात अभी जनरल साहब ने भी अभी आपको बताई, तो वो तो जो है वो बिल्कुल हमारे पास है, लेकिन उसको यूज करने से पहले मेरे ख्याल में आर्टिकल 35 जो यूएन का चार्टर हमें इजाजत देता है कि यूएन में उठाएं, जनरल असेंबली में या सिक्योरिटी काउंसिल में, हमें उन दोनों की तरफ सोचने की जरूरत है, और उस पर अपने अलाइज के साथ बात करके और इसको प्लान करके और जल्द से जल्द मेरे ख्याल में हम यूएन का दरवाजा खड़काएं और उधर इंडिया को लाएं कि भाई आप जवाब दें कि आपने ये कैसे किया है। यानी आप जो आपके पास सेल्फ डिफेंस तो नहीं है ना, सेल्फ डिफेंस तो तब होता है जब पाकिस्तान आपके ऊपर हमलावर होता है, पाकिस्तान ने तो कुछ नहीं किया है। तो आप सईद साहब, इसमें ना एक एंगल बड़ा वाजे है कि ये क्या शहरियों को निशाना बनाना चाहते हैं, सिविल आबादी को? ये बिल्कुल इसराइली ड्रोन आए और इसराइली तर्ज अमल अपनाने की कोशिश की गई, जैसे वो निहत्थे और बेगुनाह और मासूम शहरियों का कत्ल कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, क्या यही माइंडसेट है भारत का? और अगर यही माइंडसेट है तो ये तो बहुत बड़ा खतरा है फिर इस खित्ते के लिए। नहीं कहता, मैं कहता हूँ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पाकिस्तान टू टेल द वर्ल्ड, दुनिया को बताए जो गलतियों पे गलतियां भारत करता जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, वो सिविलियन को निशाना बना रहा है, बनाए जा रहा है, और हमने इंस्टेड ऑफ हैविंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी कि सिविलियन को निशाना बनाए, बड़ा प्रेशर है हमें इंटरनल सतह पे, लेकिन उसके बावजूद हमने मिलिट्री टारगेट वेट किया। हम इसको डिप्लोमेटिक मनूवर के थ्रू दुनिया को बताएं, और बता भी रहे हैं कि इंडिया की अप्रोच देखें कि नेगेटिविज्म के ऊपर मनहसर है। हमारी अप्रोच जो है माशाल्लाह, हमारी मिलिट्री लीडरशिप, हमारी नेशनल लीडरशिप जो है, उसकी अप्रोच में मेच्योरिटी ऑफ थॉट्स भी आपको नज़र आएगा
मेच्योरिटी ऑफ एक्शन भी नजर आएगा, मेच्योरिटी ऑफ रिजॉल्व भी होगा, मेच्योरिटी ऑफ रिस्पॉन्स भी होगा। तो यही दुनिया इस वक्त देख रही है, जिसकी वजह से आपने देखा कि 2019 के मुकाबले में हमारी स्टैंडिंग और रेलेवेंस इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत बेहतर हुई है। लोग हमारी तरफ ज़्यादा देखना शुरू हुए हैं एज़ कम्पेयर टू भारत। उनका नेगेटिव एटीट्यूड और उनका ब्लफ गेम जो है उसने भारत को और मोदी को कहीं नहीं छोड़ा। मोदी जो भी एक्शन ले रहा है वो सारे के सारा उस पर पड़ रहा है। उसका मजीद ये कि वो पॉलिटिकल माइलेज उस पर अचीव करे, उसको पॉलिटिकल डिफीट हो रही है। ये भी ड्रोन्स का जो किस्सा मैंने बताया ना कि 2-3 ऑब्जेक्टिव थे इसके, बता दिया। एक तो यही है कि अपने इंटरनल ऑडियंस को ये मैसेज दे के आज देखें हमने 29 जगहों पर हमले कर दिए, लेकिन उसे अचीव क्या किया ये देखना चाहिए उनके अवाम को। और हमले इनसे क्यों कर दिए कि जब आप में ताकत नहीं है, हौसला नहीं है एयरफोर्स के थ्रू हमले करने का, मिसाइल के थ्रू हमले करने का, ग्राउंड फोर्सेस के थ्रू हमले करने का, उस सारे फेसेट ऑफ बैटल को हमने डोमिनेट किया और आपको नॉकआउट किया। आपको खतरा है कि दोबारा फिर वहीं से आएंगे, उसी डोमेन से आएंगे तो आपको नॉकआउट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपने इस आप ये एक किस्म की, मैं कहता हूँ दिस अ काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट, कि आप जो मेजर टूल्स हैं वार के, बैटल के, उनको छोड़ के आप खिलौना नुमा ड्रोन्स को मैदान में ले आए हैं और अपने सिर्फ इंटरनल ऑडियंस को इमोशनल सेटिस्फेक्शन देने के लिए ले आए हैं, ये ताकि आप मेजर जो लॉस है उससे बच सकें। दूसरा जो मैंने कहा ना एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट, तो मेंटली जो भारत की लीडरशिप है वो इस पैरालिसिस में आ गई हुई है। वार और बैटल जब आप लड़ते हैं तो आप जो पुश करते हैं, एनर्शिया लगाते हैं, उसका एक एम ये भी होता है कि मेजर इफेक्ट क्रिएट करें। वो ये होता है टू क्रिएट अ पैरालिसिस इन द माइंड ऑफ द एनिमी सो दैट ही शुड नॉट टेक राइट डिसीजन। वो पैरालिसिस हमने पहले दिन क्रिएट कर दिया, वो करेक्ट डिसीजन अभी नहीं ले पा रहे। और आपने देखा जयशंकर ने पहले चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर को फ़ोन किया और उनको ऑलमोस्ट बैक किया कि वी डू नॉट वांट टू एस्केलेट, तो आप इंटरफेयर करवाएं। और आज ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर की मौजूदगी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्लियर कट मौजूद है ऑन रिकॉर्ड पे, वी डू नॉट वांट टू एस्केलेट। जंग के दौरान जब आप ये कहते हैं तो रिट्रीट का मतलब होता है शिकस्त। तो इन अ वे पाकिस्तानियों आपको फतह मुबारक हो, आपकी आर्म फोर्सेस आपने फतह हासिल की है और भारत ने अपनी इन अ वे इनडायरेक्टली शिकस्त को मान लिया है। जी एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक से जरा वापस आएंगे। हेडलाइन आज की या आज से पहले की पूरी दुनिया के अगर हम इंटरनेशनल मीडिया की बात करें तो ये नहीं है कि भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। ये सारी हेडलाइंस हैं कि पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, भारत ने हमला किया। लेकिन उससे बड़ी हेडलाइन है कि पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया, राफेल गिरा दिया। ये बहुत बड़ा तमाचा पहले से भारत के मुंह पे। दूसरा, इसके साथ वो राफेल की रेपुटेशन को चैलेंज कर गए, उसको रप्चर कर गए। और ज़ाहिर है नाअहल एयरफोर्स को इस तरह का अगर जहाज़ मिलेगा तो फिर वो जहाज़ भी अपनी वक़्त खो देगा, वो नज़र भी आया। फिर दुनिया भर ने एक्सेप्ट किया, ख़ुद फ्रांस ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी राफेल गिरा है। अब 2 गिरे हैं, 3 गिरे हैं, उस पर बात हो रही है। पाकिस्तान बड़े बुर्दबारी के तरीके से मीडिया से भी जवाब दे रहा है और हमारे पॉलिटिकल जो हमारा स्टेज है उससे भी बड़े तरीके से जवाब मिल रहा है। हम लोग जल्दबाजी नहीं करते। दूसरा, ज़रा अमृतसर वाले घिनौने इंसिडेंट जिसका इन्होंने एक ड्रामा घड़ा है और ख़ुद मारने की कोशिश की है, उनके अपने मिसाइल हैं, दुनिया है, सब चेक हो जाएगा। इस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। एक तो राफेल, वो जहाज़ जो अभी तक गिरा नहीं, जिस पर कोई कदगन नहीं थी, पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसको मार गिराया और भारत के हाथों वो गिरा और पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसको मार गिराया। ये बहुत बड़ी हेडलाइन पूरी दुनिया में है। दूसरा, अब इसराइली टेक्नोलॉजी, एक और दहशतगर्द मुल्क भारत की तरह का, उसकी टेक्नोलॉजी पर भी बड़े सवालात खड़े हो गए। क्या बेकार किस्म के काम भारत इस खित्ते में, इसको आग में झोंकने की कोशिश में कर रहा है। दूसरा, अगर भारत ये कहता है जी हम एस्केलेट नहीं करेंगे, हम किसी किस्म के नहीं चाहते वार, तो भाई आपने हमारी सिविल आबादी को निशाना बनाकर वॉर तो छेड़ दी। आपने हमारे पानी के ज़ख़ीरे पर हमला करके वॉर तो छेड़ दी। फिर आपने आज ड्रोन भेजकर वॉर छेड़ी, और कौन सी मिठाई भेजी थी इस ड्रोन में, वॉर छेड़ी। अब आपको डर है कि जो जवाब 6 और 7 की दरमियानी शब्द से सुबह तक मिलता रहा, कहीं ऐसा ख़तरनाक जवाब मिल गया तो इनके बस में नहीं है, इनकी फ़ौज के बस में नहीं है, अंदाज़ा हमें है। और जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम ने ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड किया इस ड्रोन वाले मामले पर, एक शानदार बहादुर कौम के तौर पर, और बता दिया DGISPR ने, हम भी कह रहे हैं कि भाई हम 20 साल से ज़ायद जंग लड़ रहे हैं,
बतौर कौम भी, बतौर आर्म फोर्सेस भी। इन सारी चीज़ों पर भी बात करते हैं। अमृतसर वाला जो वाक़या घड़ने की कोशिश की, फेक, वो उनकी आदत है। बॉलीवुड पता नहीं वो देखते ही वो हैं या फिल्म ही वो चलाते हैं। खैर उनके अपने जो पूरा कल्चर है उसी में नौटंकी है, तो इससे कोई बैद नहीं है कि वो क्या ड्रामा घड़ रहे हैं, उनका मीडिया क्या ड्रामा घड़ रहा है, कोई उस पर कान भी नहीं धर रहा, उनका कोई नैरेटिव बाय नहीं कर रहा पूरी दुनिया में। ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और सईद अहमद रिट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सईद अहमद रिट साहब, ये जो हमने आज सारा दिन देखा, ये एक और बड़ी हजीमत है भारत के लिए कि पहले राफेल नाकाम करवा लिया, उसकी मार्केट ख़राब की, अब ये इसराइली एक और दहशतगर्द मुल्क की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के सामने आ गई। इसके मकासद तो बता दिए ब्रिगेडियर साहब ने कि ये वो हासिल करना चाहते थे, लेकिन ये क्या अजीब तरीका है कि वो यहाँ पर हमारी सिविल आबादी को भी निशाना बनाएं और कहें हम वॉर भी नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, ये बहुत ही डेंजरस। में एक और बात इसमें नजर रखने वाली है कि उन्होंने जो है वो व्हाइट फ्लैग दिखाया था, जिसका मकसद था कि वो अमन चाहते हैं और एस्केलेशन नहीं चाहते। लेकिन अब आज जो किया है तो ये तो एक बिल्कुल उसके उल्टा मैसेज है कि वो एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं। और हालांकि ये तो यानी अभी व्हाइट फ्लैग का मकसद ये था, और जिस तरह आपने बताया भी सही कि जो उनके जयशंकर साहब हैं वो भी कह रहे थे कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते। जब आप एस्केलेशन नहीं चाहते तो फिर आपके ड्रोन भेजने का मकसद क्या है? यानी ये तो एक बिल्कुल तजाद इसमें नजर आता है। इंडियन पॉलिसी जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है और उसमें बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। मुझे लगता है कि ये जो है वो इस तरह से जो यानी जो मोदी गवर्नमेंट है उसका जो अपना नैरेटिव है वो उसके गले पड़ रहा है, और इसी वजह से जो प्रेशर, पब्लिक प्रेशर वहाँ पे डेवलप होता है, फिर जो रिस्पांस जिस तरह से पाकिस्तान ने किया तो उसके बाद उनको फिर ये वाला जो दूसरा ड्रामा है वो रचना पड़ा है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो गेम अभी हम जिस तरह से अभी आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नायब प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी बयान दिया कि हम बहुत ही जो डेंजरस जोन में जा रही है ये सारा किस्सा, क्योंकि इस तरह से जवाबी कार्रवाइयां जो होंगी तो फिर तो ये जो है साउथ एशिया के लिए बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में हम पाकिस्तान तो बहुत रिस्पॉन्सिबली अभी तक प्ले कर रहा है, लेकिन कब तक यानी पाकिस्तान इस तरह से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कर पाएगा? और कैसे रखें? आप देखें, हमने नहीं किया ना पहल, उन्होंने की, फिर वो दूसरे भी हरकत कर दी, अब उसके बाद कितनी खामोशी रखी जा सकती है? जी जी बिल्कुल, तो ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है और मेरे हिसाब से इसमें अमेरिका की खामोशी भी बड़ी अजीब है। यानी अब देखें उसमें जो मसला ये है कि अब अमेरिका, मोदी अपना ट्रंप साहब जो हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी की ये थी कि वो इंटरनेशनल अफेयर्स में इतना इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो उससे थोड़ा सा दूरी रखेंगे। और ये प्रॉब्लम अब ये जो इंटरनेशनल इशू अब ये आ गया है तो उससे अमेरिका थोड़ा सा इन्वॉल्व तो है, लेकिन उस तरह से इन्वॉल्व नहीं है जिस तरह से पहले इन्वॉल्व रहा है। और मेरे ख्याल में ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से कोई मीडिएटर और इस तरह का रोल अभी हमें नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी को अमेरिका अगर नहीं कर रहा है तो किसी और को आगे आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल EU को इसमें रोल प्ले करना चाहिए, या फिर जो है वो हमारे जो अरब ममालिक हैं, कतर है और जो है वो सऊदी अरेबिया है, और उन्होंने ऑफर भी किया है। तो इसमें हमें कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और हमें, मैं दोबारा से कहूंगा कि हमें इंटरनेशनल दरवाजे खड़काने चाहिए, और UN जो है बहुत अच्छा फोरम है। और ठीक है, वो UN को इंडिया को यानी कोई अटैक तो नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया को वो बहुत, जिस तरह से आपको बताया कि इंडिया बहुत ज्यादा इंटरनेशनली खराब हुआ है, लेकिन और ज्यादा खराब हम कर सकते हैं उसको। और वो जो आर्टिकल 51 वाला हमारे पास राइट है वो तो रहेगा, वो हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको जाने से पहले मुझे लगता है कि इंडिया को ये UN में लेके जाना हमारे लिए और कश्मीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडिया तो UN रेजोल्यूशन को मानता नहीं है। अब UN में जब वो आएंगे और ये सारी चीजें डिस्कस होंगी तो फिर कश्मीर भी दोबारा से डिस्कस होगा वहां पे, और उसमें दोबारा से इंडिया को याद दिलाना बहुत जरूरी है कि UN की रेजोल्यूशन कश्मीर पे अभी भी पेंडिंग है। अच्छा, और वो रेलेवेंट है। नैरेटिव तो बिल्डिंग की कोशिश कर रहे थे ना, जो एक जाली नैरेटिव था, ब्रिगेडियर साहब, जिस किस्म का जाली नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ हमले कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं हम तो जंग चाहते ही नहीं है, हम तो जंग कर ही नहीं रहे। इस तरह के नैरेटिव बिल्डिंग करने वाले झूठे, मक्कार और अयार दुश्मन मुल्क के साथ किस तरह से निपटना है? ये देखें कि ये तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है भारत, कि एक तरफ वो कहते हैं कि वी डू नॉट वांट एस्केलेशन, फर्दर एस्केलेशन, लेकिन उसके साथ साथ एस्केलेशन कर भी रहे हैं, सिविलियन को टारगेट्स कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं।
तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पाकिस्तान टू एक्सपोज द ब्लफ ऑफ द इंडिया, और इसके किरदार को, और ख़ासतौर पर मोदी और उनकी गवर्नमेंट जो है उसका किरदार जो है उसको दुनिया के सामने एक्सपोज करें। डेली बेसिस पे एक्सपोज हो रहे हैं, जितना वो एक्सपोज हो रहे हैं आपकी रेलेवेंस बढ़ रही है, जितना वो एक्सपोज हो रहे हैं आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है। हमें हर दिन हर घंटे में इस जंग का, इस कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा हो रहा है। और आप अभी ये देखें कि अभी तो एक्चुअल जो रंग ऑफ द बैटल शुरू नहीं हुआ, अभी तो भारत ने अपना फेज कंप्लीट किया है, हमने सिर्फ उसको डिफेंसिव तौर पे उसको नॉकआउट किया है। जो हमने उसका रिस्पांस देना है वो तो अभी शुरू नहीं है। और जंग की टर्मिनोलॉजी में, मिलिट्री स्ट्रेटजी में आप ये देखें कि हमने एक डेटरेंस क्रिएट किया था, इंडिया के ऊपर रखा था कि अगर आप हमला करेंगे तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे ताकि आप हमला ना करें। बट उन्होंने हमारा डेटरेंस ब्रीच किया है। जब ये डेटरेंस ब्रीच हो गया तो मिलिट्री मेथोडोलॉजी में, स्ट्रेटजी में, उसके अल्फाजी में ये इंतहाई ज़रूरी होता है कि उस डेटरेंस को आप री एस्टेब्लिश करें। अगर री एस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो रोज़ाना वो इजराइल की तरह आपको रौंदता रहेगा। और उसको री एस्टेब्लिश करने के लिए इतना भारी भरकम मैग्नीट्यूड के साथ रिस्पॉन्स जाना चाहिए कि उसको समझ आ जाए कि दोबारा उसको ब्रीच करेगा इस डेटरेंस को तो इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा। ये जाना है। दुनिया उसके ब्लफ को समझती है, उसको समझती। मैंने पहले एक लफ्ज़ यूज़ किया था कि पाकिस्तान आर्मी ने वो इफेक्ट क्रिएट किया फर्स्ट फेज ऑफ बैटल में कि पैरालिसिस क्रिएट कर दिया इन द माइंड्स ऑफ एनिमी लीडरशिप। अभी उनकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई है। अंदर बहुत प्रेशर चल रहा है कि आप तो जंग जीतने गए थे, वेयर इज द नोशन ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री दिखाएं, कोई ट्रॉफीज दिखाएं, नथिंग। सिविलियन को मारा है, अपने जहाज गिरवा लिए, खुद तबाह हुआ है मोदी, अपनी रेपो को तबाह किया, राफेल को तबाह कर दिया, फ्रांस को डुबो दिया, उसके बाद इसराइल को डुबो दिया, ये हेरोन जो आए हुए थे ड्रोन्स उनको डुबो दिया। तो एवरीवेयर इंटरनल फ्रंट पे देखें तो वहाँ पे पॉलिटिकल डिफीट है, एक्सटर्नल फ्रंट पे देखें तो डिप्लोमेटिक डिफीट है, मिलिट्री डोमेन में देखें तो मिलिट्री डिफीट है। तो इससे निकलना चाहता है, निकलने के लिए बार बार गलती कर रहा है, बार बार गलती कर रहा है। इसमें एक एडअप कर दे, ये जो मोदी बिल्कुल ही मंजर से गायब है तो उसके पास कोई जवाब भी नहीं है टेररिस्ट मोदी के पास अपनी आवाम को देने के लिए। और एक तरफ आप देखें जयशंकर ये कह रहे हैं ईरानी वजीर खारजा से कि हम नहीं चाहते कि हम लड़ें, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम अगर कोई कार्रवाई हुई पाकिस्तान से तो हम फिर उसका बड़ा सख्त जवाब देंगे। ये अजीबो गरीब इनकी हरकत है। देखिए मोदी साहब के पास कोई, जैसे उन्होंने बड़े जोश खिताबत में कहा था जब वापस आए थे, जब ये पहलगाम हुआ, तो वो तो उस वक्त सामने आए ना जब उनके हाथ में कोई ट्रॉफी ना हो। उनके हाथ में तो कोई ट्रॉफी नहीं है। अपने लोगों को, दुनिया को क्या बताएं आके, एक शर्मिंदा सा चेहरा दिखाएं कि मुझे हर महाज पे शिकस्त हो गई है, चौथी दुनिया की फौजी ताकत है मलियामेट हो गई, पांचवी बड़ी मईशत है तबाह बर्बाद करके रख दिया, दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है उसकी तीसरे हिस्से के एक मुल्क ने उसको उल्टा के फड़का दिया, इतना बड़ा आईटी के मालिक बने हुए थे, हमारी कौम ने, हमारे सोशल मीडिया वॉरियर ने उनको स्मोक आउट करके रख दिया यहाँ पे इंफॉर्मेशन वारफेयर में। तो किस मुंह से लेके आए? वो तैयारी में अभी भी उस हालत में है कि जो आरएसएस की 100 ईयर्स की सेलिब्रेशन होनी है अभी सितंबर में, वहाँ पे मुझे कोई ट्रॉफी ऐसी मिल जाए, मैं वहाँ जाके तकरीर करके सारा कुछ वो सक्सेस मेट लूँ जिसको वो ड्रीम आउट कर रहे हैं कि अगले 5 साल उसको चलाना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में जो मैं एक फिक्रा कहा था कि हम इस जारियत को उन हमेशा के लिए दफन कर देंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। अच्छा सईद अहमद रिट साहब, ये चीज़ मैं ये दो ज़बानें ज़रा समझना चाह रहा हूँ। आप चूँकि दोनों हजरात एक बड़े दिफाई लाइन्स के बड़े माहिर हैं और दूसरे बैन अवी मामलात को देखते हैं। ये जो जयशंकर साहब एक तरफ ममालिक को कह रहे हैं कि हम नहीं चाह रहे एस्केलेशन, और बिल्कुल ही मंजर से भी गायब है उनका वो टेररिस्ट वज़ीर आज़म, और दूसरी तरफ वो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को ये भी कह रहे हैं कि हम बड़ा सख्त जवाब देंगे। जी, ये असल में वही जो जनरल साहब ने अभी बताया कि जो पाकिस्तान के पास अभी राइट टू डिफेंस वाला, जो राइट टू रिस्पॉन्ड वाला जो है वो है, और उसका ही वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड ना करे, और इसी वजह से उन्होंने ये एक तरह से धमकी दी है कि अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो फिर हमारा जवाब जो होगा वो फिर ज़्यादा बड़ा होगा। मेरे ख्याल में ये जो साउथ एशिया की हम बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में जा रहे हैं, क्योंकि आप देखें अब ये जो सिलसिला चल पड़ेगा दो न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान के, एक जवाब दे रही है, फिर दूसरी जवाब दे रही है, फिर तीसरी जवाब दे रही है, तो ये तो बहुत ही डेंजरस हम न्यूक्लियर वार, आप देखें न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान इस तरह भी नहीं हुआ जो हमारे दरमियान अभी तक हो चुका है।
तो बहुत ही जिस तरह से आपको जनरल साहब ने बताया कि वो जो डेटरेंस है वो तो ब्रीच हो चुका है। तो डेटरेंस अब ब्रीच हो चुका है, तो उसको बहाल कैसे करना है और वो फिर फ्यूचर में कैसे बरकरार रहे, ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा सवाल है, जो कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है और इंडिया के लिए भी बहुत अहम है। क्योंकि इस तरह से अगर वो होता रहेगा, कोई भी आप फॉर एग्जाम्पल देखें, यानी कोई तीसरा मुल्क या कोई तीसरी कुव्वत चाहे दोनों मुल्कों को लड़ाना, तो उसके लिए तो बहुत आसान है, कोई एक इंसिडेंट करवा दे इंडिया में कहीं पे भी, तो इंडिया ये तो तो बस बात इंडिया को पाकिस्तान पे समझनी चढ़ है ना दौड़ेगा और सर, इंडिया को समझनी है, इंडिया कर भी रहा है जी, बिल्कुल। और छुप भी रहा है। सही साहब, एग्जैक्टली तो यही जो बात है वो समझने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है कि ये तो बहुत ही डेंजरस आप काम कर रहे हैं कि भाई बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी बात के आपने जो है वो न्यूक्लियर डेटरेंस को खराब कर दिया है। यानी आप ये न्यूक्लियर डेटरेंस, दो न्यूक्लियर स्टेट्स का न्यूक्लियर डेटरेंस अगर खराब होता है तो ये सिर्फ साउथ एशिया का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। और आपने जो है वो एक यानी दुनिया को बहुत बड़े खतरे के दहाने पर बिठा दिया है और ये दुनिया को भी समझ जाने की जरूरत है। अभी अमेरिका को मेरे ख्याल में समझ में नहीं आ रहा है, ट्रंप साहब बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो है वो समझ रहे हैं कि बस पाकिस्तान और इंडिया, जिस तरह उन्होंने बयान दिया, बड़ा अजीब सा लेमन टाइप बयान है कि ये आपस में सुलझा लेंगे और जो है वो अच्छे समझदार लोग हैं। अब ये क्या बात हो गई, आप जो है नहीं इंटरनेशनल उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ये है भी आप। साथ कहा है सही साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है जी कि जैसे को तैसा, ये हमारे लिए भी एक बड़ी बात है कि अमेरिका का सदर टिट ये फॉर मान टैट, रहा है कि जी हमने जैसे को तैसा जवाब दिया है। वो कह रहे हैं अब ये रुक सकते हैं और मैं बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इस पर बात करूं, तो कर जी क्यों जी। नहीं रहे? अब यही मसला है, टिट फॉर उनका ये, देखिए टिट फॉर टैट उनका ये था कि भाई पाकिस्तान ने उनको अच्छा जवाब दे दिया तो पाकिस्तान खुश हो जाएगा, कोई नहीं करेगा तो एस्केलेशन नहीं होगी और आगे चल के वो खुद ही पीसफुल की तरफ आ जाएंगे। अब ये जो होप है, मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम है माइंडसेट का अमेरिका में इस वक्त। अमेरिका को के लिए ये काफी नहीं है कि वो सिर्फ ये कहे कि भाई पाकिस्तान इंडिया आपस में इसको सुलझा लेंगे। अमेरिका को एज ए लीडर ऑफ वर्ल्ड जिस तरह से वो रहा है और जिसका अब यही प्रॉब्लम आ रहा है अमेरिका के लिए कि वो अब उससे लीडरशिप से थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं और उस मौके पर ये वाकया हो गया है, तो वो जो है वो दोबारा से उसमें इन होते हुए नजर नहीं आना चाह रहे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होता तो चले ईयू इन्वॉल्व हो जाए या यूएन इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी अब आपको पता है कि मोदी जिस तरह की उनकी पॉलिसी है, तो वो तो बायोलेटरली तो कोई पोजीशन इस तरह की है नहीं कि पाकिस्तान के साथ बैठ के इस चीजों को सेटल कर सकें। तो हमें थर्ड पार्टी तो लाना पड़ेगी और थर्ड पार्टी आनी पड़ेगी उसको। जिस तरह से आप देखें, वैसे तो अमेरिका इंडिया नहीं मानता थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आपको, लेकिन यह पता है कि इंडिया ही गया था और फिर 99 में जो है वो अमेरिका इन्वॉल्व हुआ था। तो दोबारा से अब सिचुएशन तो उससे ज्यादा खराब है मेरे हिसाब से। तो अब तो ज्यादा जो है जरूरत है ईयू को, यूएन को, अमेरिका को, सबको इन्वॉल्व होने की, चाइना, रशिया, सबको इन्वॉल्व होने की जरूरत है कि भाई ये बहुत डेंजरस सिचुएशन जा रही है और पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल अगर जवाब देगा तो लाजमी बात है फिर और एस्केलेशन होगी। तो ये तो साउथ एशिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा मसला होने जा रहा है मेरे हिसाब से। तो इसको बहुत सीरियस लेने की जरूरत है और ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का मसला नहीं है, ये दुनिया भर का मसला है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, रोल अमेरिका का हम थोड़ा सा आपसे भी डिस्कस इस पर करेंगे। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी कि टिट फॉर टैट हो गया, जैसे को तैसा हो गया, जवाब मिल गया, अब रुक जाएं, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं इसमें अपना किरदार अदा करूं। ये कैसी ख्वाहिश है कि किरदार अदा भी नहीं हो रहा और ख़ुद कह भी रहे हैं कि करूं? देखें, सारी चीज़ें सामने नहीं होती और बैकग्राउंड में काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं। आज आपने जैसे सुना कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो दोनों मुल्कों के वो कॉन्टैक्ट में आए, सर इस पर मैं आपसे बात करूंगा, ये मैं आपसे हॉटलाइन और इन जी। दोनों चीज़ों पर लाजमी बात करूंगा। पहले मैं चाहूँगा ज़रा इस पर हम कर लें, फिर जो अगला हाफ होगा उस पर इसी पर बात करूंगा। ये जो अमेरिका ने फ़ोन भी किया, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने, जी मैं वो ये कहना चाहता हूँ, बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही होती हैं और अभी भी चल रही हैं, लेकिन उसमें ये ज़रूरी नहीं कि अभी आप अगर कहते हैं कि फौरी तौर पे उसका इफेक्ट नज़र आना चाहिए कि, लेकिन वो इफेक्ट हमारी मर्जी के मुताबिक हम चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारा रिस्पांस बाकी, हमने डेटर्स को रीएस्टेब्लिश करना है। तो अगर वो हमें कहते हैं डी एस्केलेट करते हैं तो हमारी लाजिम बात है हम अपर हैंड पे, अपर नोड पे जाके उसको डी एस्केलेट करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो राइट टू डिफेंड है उसको मैक्सिमाइज करेंगे, अपने डेटर्स को रीएस्टेब्लिश करेंगे और सज़ा देने के बाद ओके डी एस्केलेट कर लें। मैं एक और अपना ज़ाती एनालिसिस इस बारे में देना चाहता हूँ। गवर्नमेंट और मिलिट्री लीडरशिप का डिफरेंट इस पर हो सकता है
कि अगर वो कहते हैं नहीं आप फौरी तौर पे डी एस्केलेट करें, तो फिर पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कड़ी शराइत होनी चाहिए कि जो बलूचिस्तान में इंटरफेरेंस हो रही है, भारत की जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसकी कोई गारंटी वारंटी ले, और उस हिसाब से ताकि वो ख़त्म हो सके। जो भारत ने अग्रेशन की है, भारत उसे ओपन अपॉलोजी करे पाकिस्तान से, और जो कश्मीर जो सिचुएशन है, जो 370 है, उसको वापस लिया जाए, इस तरह के डिसीजन हो, तो फिर पाकिस्तान जो अपना राइट है कि रिस्पॉन्ड टू द भारत, शायद उसके बारे में ये मैं अपना जाती ख्याल बता रहा हूँ। अच्छा, ये आपका ख्याल बिल्कुल ठीक। अगर हम मानते हाँ हैं तो फिर हमारी शराइत बहुत सख्त और बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए। एक तो कश्मीर का मसला, उसका हल की तरफ चले जाएं, उस पर डायलॉग शुरू करवाएं इनके साथ। दूसरा, सिंध-ताज मुआहिदा भी इसमें ऐड करें, और सिंध-ताज मुआहिदे की पासदारी का इस तरह के मक्कार मुल्क से कोई ना कोई गारंटी लेनी ही पड़ेगी। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया जी। और ज़रा वापस आते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। ये जो अमृतसर वाला ड्रामा रचा और दीगर शहरों की जो बातें भारतीय मीडिया रच रहा है, वाज़ेह हो गया कि सिखों को और अपने शहरियों को कत्ल करने का बड़ा मंसूबा तो पहले से करता है भारत। पहले ही सिखों को कत्ल कर रहा है पूरी दुनिया में। गुरपतवंत सिंह तो बारहा ये कह रहे हैं, हमारे ही प्रोग्राम में कहकर गए कि, और सारी दुनिया जानती है, कनाडा बोल रहा है, हमें बोलने की इस पर क्या ज़रूरत है, खुद कत्ल कर रहे हैं। और शायद वो अवाम में गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ाने की एक भौंडी साजिश करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी आज पाकिस्तान ने उसका भी भांडा फोड़ दिया। वापस आते हैं ब्रेक। इस बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सईद अहमद रिट साहब, अमृतसर वाला एक ड्रामा उन्होंने किया, रात भर उनका सोशल मीडिया, उनका जाली और टीवी मीडिया, गोदी मूदी मीडिया जो है वो खबरें चलाता रहा। फिर उन्होंने एक मिसाइल का वो आज देखा भी, आज DGISPR ने उसका भी भांडा फोड़ दिया। अजीब लोग हैं भाई, कुछ करना ही था तो सही तरह ही उसको प्लांट करते, वो भी भोंडे तरीके से प्लांट किया। पता नहीं किसका क्या पुर्जा उठा के अपने खेतों में रख दिया, और खेत भी सारे खुश्क हैं, किसी पर कोई आग का निशान नहीं, कुछ नहीं। सुकून से मिसाइल आया, खुश्क हुआ, आग ख़त्म की, फिर आराम से पूछ कर उनसे जगह पे गिरा कि हाँ भाई कहाँ गिरूँ मैं। इस तरह के ईडियट किस्म के ड्रामे हम इंडिया से और क्या एक्सपेक्ट करें इससे ज़्यादा। खैर वो तो हमें पुराना पता है इनका। पर ये जो भोंडा ड्रामा कर रहे हैं सर, इसके बाद ये जो अमृतसर वाली कहानी, इन्होंने सिखों को बरगलाने की कोशिश की। हमें तो बहुत अच्छे से पता है कि सिखों को जिस तरह से कत्लो गारतगिरी का बाज़ार पूरी दुनिया में और भारत के अंदर इन्होंने गर्म कर रखा है, मुसलमानों को कत्लो गारतगिरी का बाज़ार है, फिर क्रिश्चियन उनसे नहीं बचे हैं, ख़वातीन वहाँ पर महफूज नहीं हैं। कैसे जवाब देंगे ये, और कैसे इनके भोंडे ड्रामों को कोई मान लेगा? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये मोदी साहब जो हैं, और आपको पता है कि हिंदुत्व की जो उनकी आइडियोलॉजी है उसका पार्ट है, और उसमें जो है वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ना सिर्फ मुसलमान उसमें उसका शिकार है, लेकिन सिख भी उसका बहुत बड़ा एक तरह से शिकार है। और सिखों की बहुत बड़ी मूवमेंट है, आपको पता है खालिस्तान की जो है वो एक मूवमेंट है जो कि बहुत अरसे से वहाँ पे है। और जो कि और उनको दूसरा जो पाकिस्तान में जो सिखों के लिए एक तरह से आपको पता है कि एक बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप है, और हम सिख यहाँ पे आते हैं और उनकी जो इबादत गाहें हैं उनमें इबादत भी करते हैं, और एक बहुत अच्छी जो है वो रिलेशनशिप है। उसको खराब करने की बिल्कुल ये कोशिश लगती है कि वो थी। और इसमें मेरे ख्याल में एक और जो चीज जो समझने वाली है, लेकिन सिख बिरादरी के साथ बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है, और सिख बिरादरी इनके ये सारे हरबे जो है ना, साजिशें, वो पहले से देखते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको अंदाजा है, उनको पता है, उनको इसी वजह से जो है वो मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बताया गया कि बिल्कुल हमारा, और ये क्लैरिफाई मेरे ख्याल में किया गया जो कि बहुत जरूरी था, कि जो है वो कोई अगर कोई गलतफहमी ना हो, और क्योंकि गलतफहमी फैलाने की कोशिश तो हो रही है। अच्छा, ये सारा जो है मेरे ख्याल में एक तरह से जो मोदी की जो पॉलिसी है, जो हिंदुत्व का जो उसका जिस तरह से बताया कि 100 ईयर्स का आ रही है, उसके हिसाब से भी वो कुछ चाहते हैं कि वो ये जो वार एस्केलेशन का उनका जो है वो उस हिसाब से भी एक तरह से उसके साथ भी अटैच है। तो ये सारा जो है बेसिकली, उसमें एक और भी बात देखें ना कि उन्होंने मीडिया को इस तरह से यूज किया है, गोदी मीडिया जिस तरह से उन्होंने बताया, कि जो वहां पे जो दूसरे वॉइसेस हैं, कांग्रेस है या दूसरे जो उनके जो अपोनेंट्स हैं, वो बिल्कुल यानी मोदी की लाइन को टो करने के अलावा कोई उन्होंने ऑप्शन छोड़ा नहीं है वहां पे। और इसी वजह से जो मैंने देखा है कि बहुत से जो इवन अदरवाइज बहुत ज्यादा पाकिस्तान के साथ पीस के चलाते रहे, वो भी इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल में है। और मोदी ने इस तरह का मीडिया को चलाया है कि वहां पे जो है वो पीस के वॉइसेस और सेलर वॉइसेस बहुत ज्यादा जो है वो एक तरह से घबराए हुए लगते हैं, और वो भी उस तरह से बात नहीं कर पाते। सईद साहब, मामला ये है, ये इस्लामोफोबिया का जो ड्रामा घड़ा था मीडिया के जरिए या फिर मगरिब ने, वो सारा ड्रामा तो हो गया फ्लॉप।
यहाँ तो असल मामला हिंदुत्वा सोच का है, ये टेररिस्ट सोच है, पूरी दुनिया में फैल रही है। बरतानिया में क्या कर रहे हैं, ये सिखों को कहाँ कहाँ कत्ल कर रहे हैं, कनाडा ने भांडा फोड़ा, तो इसका मतलब है कि असल टेररिस्ट ये हैं और ये नया फोबिया है, इससे दुनिया को बचना है। सही जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मसला है और ये मसला न सिर्फ बिल्कुल ये मसला जो है दुनिया के लिए तो है ही मसला, लेकिन मेरे ख्याल में ये इंडिया के लिए, अपने लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि इस तरह से जिस रास्ते पे मोदी साहब इंडिया को लेके जा रहे हैं, ये तो तबाही का रास्ता है। और इसमें तो इंडिया में आप देखें तो सिर्फ हिंदू तो नहीं रहते ना इंडिया में, हमारे यहाँ तो आप 94% 95% मुस्लिम पॉपुलेशन है, आपकी 4% 5% जो है वो दूसरे लोग हैं, और उसके बावजूद हमारे जो अभी स्टेट की पॉलिसीज हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रो माइनॉरिटी पॉलिसीज हैं। लेकिन वहां पे तो आप देखें 18% तकरीबन मुस्लिम हैं, फिर क्रिश्चियंस हैं, फिर पारसीज हैं, फिर दूसरे लोग हैं। तो अगर आप हिंदुत्व से मुल्क को चलाएंगे तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? मुझे तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन लग रही है इंडिया के लिए अपनी इंटरनली, और ये इंटरनल जो डिविजन्स है उनकी वो बढ़ती चली जाएंगी। और मोदी का जो ये प्रोग्राम है, इसकी वजह से इंडिया आगे चल के बहुत बड़े मसले में पड़ने जा रहा है। और ये आप देखें इंटरनली आपके जो अभी मुसलमानों के साथ उधर क्या हो रहा है और किस तरह से जो है वो कश्मीरी जो है उनके साथ जो है वो दिल्ली में दूसरे इलाकों में क्या हो रहा है, ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। आप घर घर में अगर झगड़ा इंडिया में होगा, यूनिटी नहीं होगी, तो फिर किस तरह से इंटरनेशनली जो है वो आप दिखाएंगे कि अच्छा भाई रेड हम साहब ये पाकिस्तान बताएं, के बैन साथ अवी मीडिया की जो लैंग्वेज राफेल को लेकर थी उसको भी बदनाम करवाया, आज ये इसराइली ड्रोन, इसकी भी ट्रॉफी हमने ले ली, ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा अच्छा बोला, तो ये तो बड़ा डैमेजिंग पार्ट हो जाएगा इंडिया के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे ख्याल में ये इंडिया के लिए, आपने मुझसे कहा है या जी आपसे फिर मैं ब्रिगेडियर साहब से जरा इस जी। पर भी और वो हॉटलाइन वगैरह पर भी बात करूंगा। जी जी पहले रेड साहब। जी जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो है बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट इंडिया अभी सेट कर रहा है, और उसकी वजह से आगे चल के, और अभी भी जो हमें नजर आ रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो जो है वो बहुत पीछे रह गए। और मेरे ख्याल में ये दोबारा से हम कहेंगे कि बहुत अच्छा मौका पाकिस्तान के लिए मोदी ने ये क्रिएट किया है, और इसको हमें रिस्पांस तो हमने जब भी देना है वो देना है, लेकिन उससे पहले हमें जो बेनिफिट्स हैं वो जरूर इंश्योर करने चाहिए। कश्मीर को दोबारा यूएन के एजेंडा पे लाना हमारा बहुत बड़ा एम होना चाहिए, और हमारा वाटर ट्रीटी जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको बहाल, न सिर्फ बहाल करना बल्कि उसको अच्छे टर्म्स में बहाल करना जो पाकिस्तान के लिए फेवरेबल हो, क्योंकि पानी पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। तो इसको भी रीनेगोशिएट करना और जो कि पाकिस्तान के मफाद में हो, और जो है वो उसको बहुत जरूरी है। तो ये चीजें हमारे लिए मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हम इंडिया के साथ जो है वो इंडिया को मजबूर करें कि वो नेगोशिएशन टेबल पे आए, क्योंकि इसकी वजह यह है कि उसको दुनिया उसको लाए, यानी हम उसको ना लाएं बल्कि दुनिया लाए, उसको आना पड़े, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्रेशर के ऊपर बिल्ड हो और वो नेगोशिएशन टेबल पे आए। और ये भी एक तरह से बहुत बड़ी मोदी की हार होगी अगर मोदी को दुनिया मजबूर करे कि वो पाकिस्तान के साथ मिलके बैठ के मामला से तय करे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। यही अगर हम थोड़ा सा आपसे भी डिस्कस करूं, एक तो वजीर खारजा का फ़ोन आना यूएस के, फिर उसके बाद वजीर आज़म ने बड़ा वाजे बताया कि अवाम में बहुत गुस्सा पाया जाता है, और फिर हमने इसका जवाब देना, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन पहले सर ये जो हॉटलाइन पर रब्ता हुआ, फिर उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का रब्ता हुआ, क्या इससे हम अखज़ करें? देखिए, ये राब्ते उस वक्त ही होते हैं जब कोई साइड या फिर बाहर से किसी इम्प्रेशन या प्रेशर की वजह से दोनों साइडें जो हैं उनको इम्प्रेस अपॉन किया जाए कि खित्ता जो है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे पहुंचा हुआ है, इसको डी-एस्केलेट करना बहुत ज़रूरी है। चूँकि शिमला मुआहदे के तहत हम आपस में बातचीत के पाबंद हैं, थर्ड पार्टी ना तो भारत उसको इंटरफेरेंस या वो इन्वॉल्वमेंट जो है वो उसको एग्री करता है, तो उस सूरत में आपस में ही बातचीत करनी होती है। इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी जब कहा था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था हम चाहते हैं कि दोनों आपस में बातचीत करें। तो ये बाहर की जो इंटरफेरेंस है या उसके ऊपर इंसिस्टेंस के ऊपर ये बातचीत शुरू होती है, तो उसी पे हुई है। अदरवाइज तो जंग चल रही, तो दोनों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र में क्या बातचीत करनी है। तो इसी सूरत में है ताकि जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है उसको रोका जाए और जो जंग है उसको मज़ीद आगे बढ़ने से ख़त्म करके
जो है कोई पीस अकॉर्ड या पीस उसके ऊपर एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत की जाए। लेकिन मैं ये अपॉर्चुनिटी लेते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि इस वक्त अगर बातचीत होती है तो आपकी पॉकेट जो है वो बारगेनिंग चिप से भरी हुई है। उस भारत के पास कोई बार्गेनिंग चिप नहीं है अभी तक, वो अपने पत्ते खेल चुके हैं। आपका पत्ता आपके हाथ में है, आपने रिस्पांस देना है। दूसरा पत्ता आपके हाथ में है कि उसने आपकी सिविलियन आबादी को टारगेट किया है। तीसरा पत्ता आपके हाथ में है कि उसने आप पे गलत इल्ज़ाम लगाया कि आपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किया, उसका कोई सबूत नहीं है। चौथा पत्ता आपके हाथ में है कि आपके पास बड़े क्रेडिबल सबूत मौजूद हैं कि भारत जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में इन्वॉल्व है और बलूचिस्तान में इसने ये कार्रवाइयाँ की हैं और जाफर एक्सप्रेस के मामले पे वो इन्वॉल्व है। हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं। तो देयरफॉर योर पॉकेट्स आर फुल ऑफ बार्गेनिंग चिप। तो आप उसको अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करके मर्जी के रिजल्ट्स ले सकते हैं। ये बाहर की ताकतों ने ये बातचीत शुरू करवा दी है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की, डीजीएमओ की। डीजीएमओ तो मेनली ये बातचीत करते हैं कि जो सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ है उसके ऊपर जो वायलेशन हुई है उसको कैसे रोका जाए या आइंदा कैसे किया जाए या बेहतरी कैसे उसमें लाई जाए। लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं आपस में उनकी, तो दोनों की नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए और एक्सटर्नल प्रेशर जो है या इंसिस्टेंस है उसको सामने रखते हुए फ्यूचर जो लाया अमल है उसको तय करते हैं अपनी लीडरशिप के साथ डिस्कस करके। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इसमें ज़रा ये भी ऐड कर दें, ये जिस किस्म की कोशिश ये लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर वहाँ पर ड्रोन्स के ज़रिए ह्यूमन लेस ये कर लेंगे जस्टिफाई, अब जो हमने जवाब देना है सर, हमने तो बड़ा वाज़ेह, हमारे वज़ीर दिफा ने भी कहा है कि हम कभी सिविलियन आबादी को, और ये हमारी रिवायत रही है, हम सिविलियन आबादी को निशाना ही नहीं बनाते, ये बड़ा कमाल है हमारी आर्म फोर्सेस का भी। हमने अब जो जवाब देना है, किस कैनवस का वो जवाब हो सकता है, कितने वॉल्यूम का हो सकता है? देखें, जब आपका डक्टेंस ब्रीच हो जाता है उसको रीएस्टेब्लिश करने के लिए आपको बहुत बड़े मैग्नीट्यूड से जवाब देना पड़ता है ताकि दुश्मन आइंदा समझ जाए कि अगर वो इसको नेक्स्ट टाइम ब्रीच करेगा तो इसको जहन में रखे, इसके नताइज को जहन में रखे कि ये दोबारा होगा जिसको वो सारी ज़िंदगी भूल ना सके। तो देयरफॉर ये आपने रीएस्टेब्लिश जो करना है डक्टेंस को, उसका मैग्नीट्यूड जो है DGISPR साहब भी कह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं, मिलिट्री लीडरशिप भी कह चुकी है कि दुनिया उसको देखेगी। लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एज अ मुस्लिम हमारी ऑब्लिगेशन है कि हम सिविलियन को निशाना नहीं बनाते। जैसे सोशल मीडिया पे चलता है सिविलियन के बदले सिविलियन, नॉट एट ऑल। सिविलियन के बदले मिलिट्री हम लेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास टारगेट्स की कमी है। वाइड वैरायटी ऑफ टारगेट्स हैं और जंग के बीच में दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक तो टाइम, सिलेक्शन ऑफ टाइम आपने किस वक्त करना है, और दूसरा सिलेक्शन ऑफ प्लेस, आपने किस जगह पे करना है। ये दोनों जंग का डिसीजन करते हैं कि आपके हक में जाएगा या दुश्मन के हक में। वो दोनों अभी हमारे हाथ में, हमने उसका फैसला करना है इंशाअल्लाह। पहले जो कहा था कि भारत की इस जारियत को दफन कर देंगे, दफन करके दम लेंगे। ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल एंड पे आपसे ये अब ज़रा जानना चाहूँगा, हम बैनुल-अक़वामी बिरादरी के हवाले से जो रिस्पांस बड़ा देख रहे हैं कि आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन सालसी का कोई बात नहीं आ रही, तो क्या हमें उनकी तरफ देखना चाहिए या देखने की ज़रूरत ही नहीं है? देखिए, हम तो पीस लवर्स हैं, लाजिम बात है ये मामला जो है सालसी के बगैर जो है रिजॉल्व नहीं होगा। लेकिन मैंने पहले जैसे कहा हमारे पास बारगेनिंग चिप्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो टिल्ट है वो हमारी साइड पे है। सालसी बहुत सारी है, बहुत कुछ तो सामने होते हैं, कुछ बैकडोर में चल रहे होते हैं। ईरान सालसी आपके सामने है, अभी 5-6 सालस पड़ जाएँ तो चीज़ें ख़राब होती हैं। 1-2 सालस ही जो है चीज़ों को ठीक लेके चलते हैं। ईरानियन चल रहे हैं, मिडल ईस्ट से चल रहे हैं। उसके बाद आपने अमेरिका जो है, आप ये ना कहें कि बयान दे दिया चुप कर गया, वो कहते हैं आपस में बातचीत कर लें। अमेरिका पीछे बैठ के बहुत इंसिस्टेंस कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, उसका वाज़ेह सबूत हमें नज़र भी आ रहा है कि उसके वज़ीर ख़ारजा फ़ोन भी कर रहे हैं, बात भी हो रही है, हमारा पैगाम भी वहाँ तक जा रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अशफाक हसन साहब, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला, बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई। डॉक्टर सईद अहमद रिट साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।